नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आधुनिक इतिहास की इस श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में नेक्स्ट जो क्रम था वह किनका था। तो अगले क्रम में हम जानेंगे डचों के बारे में। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डचों के क्रम में पढ़ने से पहले हम पुर्तगालियों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे डच के बारे में। तो डच जो कि 1595 में भारत आए, इन्होंने व्यापारिक कोठी 1602 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में स्थापित की। इसके पहले के वीडियो में हम यह चर्चा कर चुके थे कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में कब आईं, इसके बाद इन्होंने भारत में अपनी कोठियां कब स्थापित की, व्यापारिक कोठी व्यापारिक कंपनियां कहाँ स्थापित की, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी थी। अब हम डच कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि 1595 में ये लोग भारत आए, लेकिन इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने में काफ़ी वक्त लिया और लगभग 1602 ईस्वी में इन्होंने मूसलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। व्यापारिक कोठी से अर्थ है जहाँ से यह अपना व्यापार आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, डचों ने मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया क्षेत्र से प्राप्त किए और भारत से मुख्यतः कपड़ों का व्यापार किया था। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो पुर्तगाली भारत आए थे, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट मार्ग पर आया था, तो इसने जो है भारत में आकर के सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का व्यापार किया तो मसालों का। तो पुर्तगाली भारत में मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं जो डच थे, उन्होंने मसालों का व्यापार कहाँ से किया था, तो इंडोनेशिया क्षेत्र से। देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे कि डचों ने मसालों का व्यापार इंडोनेशिया क्षेत्र से किया, जबकि भारत से वह मुख्यतः कपड़ों का व्यापार करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 1759 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज व डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डचों को पराजय का सामना करना पड़ा। देखिए, जो डच थे वह काफ़ी दिनों भारत में नहीं टिक सके, क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजियों का बोलबाला भारत में काफ़ी हद तक था, जिस कारण एक युद्ध उत्पन्न हुआ, एक संघर्ष उत्पन्न हुआ और उसका कारण था व्यापारिक दृष्टिकोण। क्योंकि डच चाहते थे कि हम भारत से सर्वाधिक व्यापार कर सकें और यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। यही मंशा लेकर के अंग्रेज भी आए थे और उनका भी यही मानना था कि हम भारत में व्यापार के माध्यम से ज़्यादा लाभ अर्जित कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है, जिसके तहत 1759 में एक युद्ध होता है और जिसे जाना जाता है वेदरा के नाम से। तो यह इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। पूछा जाता है किस क्षेत्र में हुआ, तो यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी जो सेना थी वह जीत प्राप्त करती है, वहीं डचों को पराजय का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद जो डच होते हैं वह वापस चले जाते हैं और भारत से ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाते हैं। चलते हैं अब अंग्रेज़ों की तरफ कि अंग्रेज कब आते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न मिलने वाले हैं। अंग्रेज भारत में आए थे व्यापारिक दृष्टिकोण से, लेकिन इन्होंने अंततः जाते जाते एक नया अपना माइंड मेकअप कर लिया। इनका मानना था कि यदि भारत में व्यापार ही नहीं वरन पूरे भारत को यदि अपने अधीन कर लिया जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो व्यापारिक दृष्टि से अगर भारत आए थे अंग्रेज, तो वह कब आए थे, तो इसका सन याद रखेंगे, सन 1600 ईस्वी में आए और व्यापारिक कोठी सन 1608 में सूरत में स्थापित की। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए सन 1600 ईस्वी में आए, जिन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित की। कई बार प्रश्न बन जाता है कि अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 में स्थापित की, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी सबसे पहले व्यापारिक कोठी की नींव डाली गई थी, नींव रखी गई थी, वह सूरत में ही रखी गई थी सन 1608 ईस्वी में। जबकि मूसलीपट्टनम में भी अंग्रेज़ों ने एक व्यापारिक कोठी का जो है कर रखा था कार्य,
तो वहाँ पर अगर प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम बन करके तैयार होने वाली व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तब आपका उत्तर हो जाएगा 1611 में मूसलीपट्टनम की व्यापारिक कोठी। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर नींव डाली, कहाँ पर स्थापना की, तो आपका उत्तर होगा सूरत में 1608 में। तो उम्मीद करती हूँ कि यह कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनी की स्थापना के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर जारी किया और भारत से व्यापार की अनुमति दी। देखिए, ब्रिटिश कंपनी की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया, और इसके द्वारा यह बताया गया कि अब हम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्यापार करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महारानी की मृत्यु के पश्चात शासक जॉर्ज प्रथम ने अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा अकबर हेतु फरमान देकर, परंतु उस समय भारत का शासक जहांगीर था। इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, सबसे पहले अंग्रेज भारत कब आए, तो 1600 ईस्वी में। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, सूरत में। कब की, 1608 में। सबसे पहले बनकर के तैयार होने वाली कोठी तो मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। इसके बाद महारानी का आज्ञा पत्र 1600 ईस्वी में इनको मिल जाता है। फिर महारानी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ के शासक बनते हैं जॉर्ज प्रथम। जॉर्ज प्रथम एक पत्र दे करके, एक फरमान दे करके अपने दूत यानी कि कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं, जिसमें व्यापार संबंधी कुछ नियम, शर्तें इत्यादि लिखी होती थी। इसके साथ कैप्टन हॉकिंस जब भारत आते हैं, तो जब जॉर्ज प्रथम ने यह पत्र कैप्टन हॉकिंस को दिया था, उस समय भारत में अकबर का शासन था। किसका शासन था, अकबर का। परंतु जब तक कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, तब तक सत्ता परिवर्तित हो चुकी थी और अब भारत में शासक बन चुके थे जहांगीर। तो इस पूरी स्टोरी को आप समझ चुके होंगे कि जॉर्ज प्रथम ने पत्र किसके नाम भेजा था, तो अकबर के नाम भेजा था। परंतु जब कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुंचा था, तो सत्ता परिवर्तन के कारण वहां का शासक कौन बन चुका था, जहांगीर। तो अब आप प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जॉर्ज प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को फरमान किसके नाम से भेजा था, अकबर के नाम से। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था, तो जहांगीर के दरबार में। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स एक एक करके दूर हो रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कैप्टन हॉकिंस भारत आया किस सन में, तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे टॉमस रो। टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। यह क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंग्रेजी दूत जो सर्वप्रथम मुगल दरबार में आए वो कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। अगर कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो में से दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो आप कैप्टन हॉकिंस को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका कैप्टन हॉकिंस था वह 1608 ईस्वी में आया था, जबकि टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलकुंडा का सुनहरा फरमान के नाम से अंग्रेजों को वहां फ्री व्यापार करने की अनुमति 1632 में प्रदान की गई। देखिए, जहांगीर के द्वारा आपके गोलकुंडा के क्षेत्र में अंग्रेजों को एक सुविधा प्रदान की गई कि वह फ्री व्यापार कर सकते हैं। देखिए, फ्री व्यापार का कोई ऐसा अर्थ नहीं था कि वहाँ सब चीज़ें फ्री मिल रही थी। फ्री व्यापार का अर्थ था टैक्स रहित चीज़ें, उन्हें किसी भी चीज़ पर रोक टोक नहीं थी, कर नहीं देना था इत्यादि उन्हें सुविधाएं प्रदान की गई थी। मीन्स वह वहाँ से अपना व्यापार बहुत ही आसानी से कर सकते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सुनहरा फरमान किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया था, तो गोलकुंडा के लिए। इसके साथ साथ यह कब प्रदान किया गया था, तो वहाँ फ्री व्यापार करने की अनुमति 1632 ईस्वी में प्रदान की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के शासक थे और कैथरीन जो कि पुर्तगाली थी के विवाह के पश्चात पुर्तगालियों ने बम्बई क्षेत्र चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप भेंट दे दिया। देखिए, जो चार्ल्स द्वितीय थे इनका विवाह कैथरीन के साथ हुआ और कैथरीन जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी, जब
इनका विवाह हो गया तो विवाह की रस्म के अनुसार दहेज में कुछ तो बेटी को देना था, तो पुर्तगाली ने क्या किया कि बम्बई क्षेत्र को चार्ल्स द्वितीय के जो है कह सकते हैं एक प्रकार से दहेज में दे दिया था। अब इस बम्बई क्षेत्र को चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक आय पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व आप देख रहे होंगे कि एक एक करके सभी क्षेत्रों को वह धीरे धीरे हथियाते जा रहे हैं और सभी क्षेत्रों में अपने व्यापारिक जो भी रिश्ते हैं वह बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ वह कई ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सुनहरा फरमान प्राप्त करके गोलकुंडा में फ्री व्यापार की अनुमति प्रदान की। इसके पश्चात चार्ल्स द्वितीय ने उन्हें 10 पाउंड किराए पर बम्बई क्षेत्र दे दिया। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ साथ कई मुगल शासकों की सत्ता परिवर्तित होती रही और अंततः ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजी सेना को सभी क्षेत्रों में व्यापार करने के उतने ही सुलभ साधन प्राप्त हो सकें। कई मुगल शासकों ने इस पर जो है अपनी अनुमति नहीं प्रदान की और विरोध जताते हुए अंग्रेजी सेना से एक तरीके से छुटकारा पाना चाहा, जिसके तहत अंग्रेजी सेना ने युद्ध की स्थिति बना ली और जिसके साथ साथ 1688 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब और अंग्रेजी सेना के जॉन चाइल्ड के मध्य एक युद्ध स्थापित होता है और इस युद्ध की समाप्ति का कारण बनती है एक संधि और उस संधि का नाम है औरंग संधि। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि औरंगजेब और जॉन चाइल्ड के मध्य युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया। तो औरंगजेब और जॉन चाइल्ड के मध्य जो युद्ध शुरुआत हुई थी वह 1688 ईस्वी में हुई थी, जिसे औरंग की संधि के बाद समाप्त कर दिया गया और इस संधि का परिणाम यह हुआ कि अंततः जॉन चाइल्ड को भारत में रुकने की अनुमति प्रदान कर दी गई। काफ़ी अधिकार इनसे जो है ले लिए गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें भारत में रहने की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्रुखसियर ने 1717 में सर जॉन सरमन को 3000 पाउंड रुपए कर के बदले बंगाल क्षेत्र में मुफ्त व्यापार तथा 10,000 पाउंड कर के बदले में सूरत में फ्री व्यापार करने का फरमान जारी किया। देखिए सभी शासक एक से नहीं रहे। इसके बाद औरंगजेब के बाद आपके फर्रुखसियर आते हैं। तो कई शासक ऐसे थे जो अंग्रेजी सेना के प्रलोभन में आते थे और उन्हें कहीं पर भी व्यापार करने के, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति आसानी से दे देते थे। इसी क्रम में आपके फर्रुखसियर ने क्या किया कि 1717 ईस्वी में सर जॉन सरमन को 3000 पाउंड में बंगाल क्षेत्र और 10,000 पाउंड में सूरत क्षेत्र में फ्री व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके पहले हमने देखा कि गोलकुंडा में भी सुनहरा फरमान जारी करने के तहत इन्हें फ्री व्यापार करने की अनुमति प्रदान हो चुकी थी। तो आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे अंग्रेजी सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे, डेनिश कंपनी। तो देखिए जो अंग्रेजी सेना है इसके बाद एक कंपनी आप पढ़ते होंगे आराम से, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा डेनिश कंपनी। लेकिन ये कंपनियां भारत आईं, इनका काफ़ी ज़्यादा ना ही विस्तार हुआ, ना ही इन्होंने बहुत अच्छा खासा व्यापार कर पाया, इसलिए इनका इतिहास में काफ़ी वर्णन नहीं मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। अगर बनता भी है तो सिर्फ इतना ही कि ये कंपनियाँ भारत कब आई। तो डेनिश कंपनी जो कि 1616 ईस्वी में भारत आई और इसने अपनी फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी। स्वीडिश कंपनी 1731 में भारत आई थी। ये दोनों क्वेश्चन आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। डेनिश कंपनी कब आई 1616 में और स्वीडिश कंपनी कब आई तो 1731 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला आपका टॉपिक है फ्रांसीसी। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, पुर्तगालियों के बारे में। सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया, वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर। इसके बाद हमने पढ़ा डचों के बारे में और डच आपके भारत कब आए तो 1595 में और इन्होंने व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद आते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित की। इसके साथ साथ हमने डेनिश और स्वीडिश के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में जो कि सबसे अंत में आते हैं। तो फ्रांसीसी जो कि फ्रांस की कंपनी थी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। लुई चौदहवां ने की जिसने प्रथम व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना थी वह लुई चौदहवां के द्वारा 1668 ईस्वी में
सूरत में उसने व्यापारिक कोठी स्थापित की। कंपनी की स्थापना कब की? तो 1664 ईस्वी में। उसके ठीक 4 वर्ष बाद उसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री बना ली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री। इन्होंने द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री अपनी 1669 में मूसलीपट्टनम में बनाई। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, फ्रांसीसी भारत कब आए? 1664 में। और फ्रांसीसी भारत आए और इन्होंने कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की। व्यापारिक कोठी की स्थापना 1668 में। ठीक 4 वर्ष बाद 1664 के बाद ठीक 4 वर्ष बाद इन्होंने 1668 में सूरत में कंपनी की स्थापना की और उसके ठीक 1 वर्ष बाद इन्होंने 1669 में मूसलीपट्टनम में भी द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1673 में इन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार किया जो 1954 तक बना रहा। देखिए, फ्रांसीसी भी काफ़ी ताकतवर थे और इन्होंने पूरे दमखम के साथ भारत में प्रवेश किया और व्यापार करने पर अपना पूरा हक जताया और इसे काफ़ी हद तक बरकरार भी रख पाए। तो इन्होंने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह अधिकार इनका 1954 ईस्वी तक बना रहा था। अगला देखेंगे, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य युद्ध, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध। देखिए, सीधी सी बात है कि भारत में कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, स्वीडिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इस प्रकार सभी में अपने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की होड़ लगी हुई थी। इसी होड़ में कोई भी नहीं चाहता था कि वह पीछे रहे। इस क्रम में जो सबसे आगे बढ़ रहे थे वह थे अंग्रेजी सेना। तो अंग्रेजी शासक ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया जा रहा था। इसी लाभ को देखते हुए फ्रांसीसियों ने काफ़ी जो है युद्ध जैसी स्थितियां अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य बन चुकी थीं। एक प्रतिस्पर्धा का भाव होते होते इनके मध्य 3 प्रकार के युद्ध हुए, जिनका इतिहास में बहुत ही ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। तो फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध या तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा कि अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहीं से आपके पूरे इतिहास का तख्ता पलट हो जाता है। और अब हम देखेंगे इन तीनों युद्ध के बारे में। तो आपकी सुविधा अनुसार कुछ इस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया गया है। सबसे पहला हम युद्ध देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। आप आसानी से देख पा रहे होंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसका समय क्या था? तो 1746 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक, यानी कि कुल 2 साल तक लगभग यह युद्ध चलता रहा। किसके बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार हेतु। देखिए, यूरोप और ब्रिटेन दोनों ही क्षेत्रों से भारत में व्यापार करने यह लोग आए थे, लेकिन इनका मूल स्थान अगर पूछा जाए तो कहाँ था? फ्रांसीसी जो कि फ्रांस से आए हुए थे। वहीं जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहाँ से आए हुए थे? ब्रिटेन से आए हुए थे। तो अगर कहा जाए कि अगर वहाँ किसी प्रकार की स्थिति इन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक बनती है तो यहाँ पर भी उसी स्थिति का बनना निश्चय है। कह सकते हैं कि यूरोप में या ऑस्ट्रिया में इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के, जिसकी लपट कह सकते हैं या कह सकते हैं कि उनके ही कुछ अंश और भाग भारत तक आते हैं, जो ज्वाला उत्पन्न करके एक युद्ध का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार उसी संघर्ष के साथ साथ वही घृणा, वही भाव फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य भारत में भी देखने को मिलता है। इनमें पहले से ही व्यापार को लेकर के एक होड़ लगी हुई थी, लेकिन इनके अपने देशों में, यूरोप में और ब्रिटेन में बीच युद्ध होने के कारण भारत में भी एक युद्ध होता है और जिसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसका कारण भी हम जान चुके हैं। अब यह युद्ध समाप्त कैसे होता है? तो यह युद्ध समाप्त होता है जब 1748 में एक संधि होती है, उसका नाम होता है एला सापेला की संधि। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा होती है? तो एला सापेला की
संधि। 1748 ईस्वी में एला सापेला की संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध को समाप्त किया जाता है। इसके द्वारा भारत में जो है विशेष चीज़ें क्या हुई, तो भारत में सेंट थॉम यानी कि 1748 का युद्ध हुआ। भारत में भी एक युद्ध ने जन्म लिया जिसे कहा गया सेंट थॉम का युद्ध। ये प्रश्न कई बार बन चुका है कि सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगला हम देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ठीक 1748 में जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है, उसके ठीक बाद 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चलता है। तो आपको तिथि याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। युद्ध प्रारंभ कब होता है, 1746 से, और कब तक चलता है, तो 1748 में प्रथम युद्ध खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है द्वितीय युद्ध, ठीक उसके बाद 1749 से, और कब तक चलता है, तो 1754 ईस्वी तक। फिर हम देखते हैं कि इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो ठीक उसी प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में उत्तराधिकार के मामले को लेकर के काफ़ी संघर्ष हो रहा था, जिस कारण यूरोपीय कंपनियों में से फ्रांसीसी और अंग्रेजी आमने सामने आ जाते हैं और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का जन्म होता है। और यह द्वितीय युद्ध भी समाप्त होता है, परंतु इसके लिए संधि की जाती है 1755 में पांडिचेरी की संधि। तो द्वितीय युद्ध कब होता है, 1749 में। कब तक चलता है, 1754 तक। कारण क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के संबंधी जो भी विवाद चल रहा था उसके तहत यह द्वितीय युद्ध हुआ था। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो 1755 की पांडिचेरी की संधि के द्वारा कर्नाटक युद्ध दूसरा समाप्त किया गया था। अब हम देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था यह आपका हुआ था ठीक द्वितीय युद्ध के 2 वर्ष बाद, यानी कि 1756 ईस्वी में। और कब तक चला, तो 1763 ईस्वी तक। यह क्यों हुआ था या किन के मध्य हुआ था, तो ब्रिटेन यूरोप के मध्य हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध के कारण। जैसा कि मैंने पहले युद्ध में भी बताया था कि इनका मूल कहाँ से था, ये कहाँ से आए थे, तो कुछ ब्रिटेन से आए थे और यूरोप से आए थे। तो अगर ब्रिटेन और यूरोप के मध्य संघर्ष होता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोग जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर भी युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होना लाजमी है। इसी के तहत ब्रिटेन और यूरोप के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है जो लगभग 7 वर्षों तक लगातार चलता है, जिसे इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सप्तवर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, ब्रिटेन और यूरोप के मध्य हुआ था, जिसकी लपट भारत तक आती है और भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का जन्म होता है। तो इस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ब्रिटेन और यूरोप के मध्य हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध। और यह कब हुआ था, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। यह किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, तो पेरिस की संधि होती है जो कि 1763 ईस्वी में होती है, जिसके द्वारा कर्नाटक के तृतीय युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 में। कब तक चला, 1748 तक। क्या कारण थे, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में। किस संधि के द्वारा समाप्त किया, सापेला संधि के द्वारा 1748 में। इसके द्वारा भारत में क्या हुआ, तो भारत में एक नए युद्ध का जन्म हुआ जिसे सेंट थॉम युद्ध के नाम से जाना गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संबंधी विवाद के कारण। यह कब हुआ, तो 1749 में। कब तक चला, 1754 ईस्वी तक। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि 1755 के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध ठीक 2 वर्ष बाद 1756 में हुआ। कब तक चला, 1763 ईस्वी तक चला। क्यों चला, किस कारण हुआ, तो ब्रिटेन और यूरोप के मध्य हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध के कारण। यह किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया, तो पेरिस की संधि 1763 के द्वारा कर्नाटक के तृतीय युद्ध को समाप्त किया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे कि सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, इत्यादि सभी चीज़ों को आप विस्तार से समझ चुके होंगे। अब हम आखिरी प्रश्न देखेंगे। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें भारत यानी कि अंग्रेजी सेना और फ्रांस के मध्य यह वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी वीडियो के लास्ट तक जुड़ते हैं वे हमेशा खास होते हैं और उन्हें दूसरों से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिलता है। तो 1760 में अंततः वांडीवास का युद्ध होता है, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। इस वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना विजय प्राप्त करती है, वहीं फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ता है और इसके बाद इस बुरी हार का सामना करते हुए यह भारत से व्यापार को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं और भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी सेना का स्वामित्व हो जाता है और अंग्रेज अपने व्यापार को पूरी तरीके से भारत में स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी, पुर्तगाली। और कब आए, तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट मार्ग से आया। उसके बाद आए डच 1595 में, अंग्रेजी आए सन 1600 में और फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। एक एक करके हमने सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो उम्मीद करती हूँ कि आधुनिक भारत इतिहास का जो यह प्रथम वीडियो था यह आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। पहला टॉपिक हमारा आज से कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अगला सेकंड टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, चीज़ों को रिकॉल कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ी सी भी चीज़ें अगर आपके दिमाग में सेट हुई हैं, कुछ भी ऐसा लगा है कि हाँ मुझे सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म छोटा है, माना डिजिटल बोर्ड नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको कंटेंट किसी से भी कम नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस प्लेटफॉर्म को भी बड़ा बनाइए। पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।